अपनापन भाग 2। मोनिका को विनय की सेक्रेटरी क्यों पसंद नहीं थी। आजकल तो मुझे सपने भी बहुत अजीब अजीब आने लगे हैं। मैं विनय को पुकारती हुई उनके पीछे पीछे भागती हूँ पर वे मेरी आवाज ही नहीं सुनते। वे किसी लड़की का हाथ थामे मुझसे आगे तेज तेज कदमों से चलते चले जाते हैं। कई बार मेरा मन हुआ कि मैं मोनिका के बारे में इनसे पूछूं लेकिन कभी कुछ पूछ नहीं पाई। शायद अंदर का डर कुछ कहने और पूछने से रोकता है। डरती हूँ, अगर पूछने पर विनय ने वह सब कह दिया जो मैं सुनना नहीं चाहती तो क्या होगा। तब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, क्या होगा अंकित का। इसलिए सोचती हूँ जैसा चल रहा है चलने दूँ। पति पत्नी का रिश्ता तो कांच के बर्तन समान होता है। कहीं उसकी मजबूती जांचने के चक्कर में उसे स्वयं ही चकनाचूर न कर बैठूं। इसलिए गुस्सा या शिकायत करने की अपेक्षा पहले से कहीं विनय का ध्यान रखने लगी हूँ। उन पर ज्यादा प्यार लुटाने लगी हूँ ताकि उनके दिल में मोनिका अपनी जगह न बना सके। मेरा ध्यान भले ही फोन पर मोनिका की आवाज सुनकर भटक गया था, लेकिन मैं निरंतर बेटे को हिम्मत बंधाने और उसके बहते खून को रोकने की कोशिश में लगी थी। अंकित इतना नुकसान हो जाने के डर से सहमा बिना आवाज निकाले दर्द सह रहा था और आंसू बहा रहा था। अब कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो मैंने फौरन साथ बन रही कोठी के बाहर खड़े ठेकेदार को आवाज देकर जल्दी से कोई ऑटो या टैक्सी ले आने के लिए कहा। मेरी घबराहट देखकर उसने परेशानी का कारण पूछा तो मैं जल्दी से उसे सब बताकर मदद की गुहार लगाई। वह फौरन वाहन का इंतजाम करने के लिए दौड़ गया। इस बीच मैंने घर में रखे पैसे उठाकर बाहर के ताले की चाबियां उठाई ही थी कि दरवाजे की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज सुनते ही धैर्य हुआ कि जल्दी ही अस्पताल जाने का इंतजाम हो गया। बाहर का दरवाजा खुला ही था। मुझे एक खूबसूरत स्मार्ट नौजवान तेज कदमों से अंदर आता दिखाई दिया। यह टैक्सी या ऑटो चालक तो नहीं हो सकता, यह सोचकर ही मैं घबरा गई। यह कौन सी नई मुसीबत आ गई। मुझे दरवाजा खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। इसी तरह सफेदपोश बनकर ही तो आजकल लुटेरे घरों में घुसते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती या पूछती, उस युवक ने प्रश्न किया, आप मिसेज शर्मा है ना? क्या हुआ अंकित को? यह सुनकर मेरी तो पूरी देह कांप गई। यह तो सब कुछ जानता है, पूरी तैयारी के साथ आया है। मुझ इतना परेशान देखकर वह बोला, घबराइए नहीं, मैं जय हूँ, मोनिका का हस्बैंड। मेरा ऑफिस यहाँ पास ही है, उसी ने मुझे फोन करके यहाँ भेजा है। तभी उसकी नजर अंकित पर पड़ी, जिसके सारे कपड़े खून से लथपथ थे। जगह जगह चोटें लगी हुई थी। फर्श पर भी यहाँ वहाँ खून के छींटे और खून से सनी रुई बिखरी पड़ी थी। डिटॉल की गंध से पूरा घर भरा था। यह सब देखकर वह भी घबरा गया। अब तक अंकित भी लगभग बेहोशी की हालत में आ गया था। ओहो, इसे तो बहुत चोट आई है। मैं इसे बाहर गाड़ी में बैठाता हूँ। आप जल्दी से ताला बंद करके आ जाइए। इतना कहते हुए उसने अंकित को पकड़ कर ले जाना चाहा, लेकिन अंकित खड़ा होते ही उसकी बाहों में झूल गया। उसने तुरंत 10 साल के अंकित को गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। जय को सब पता था। वह तुरंत ही पास के नर्सिंग होम के इमरजेंसी वार्ड में हमें ले गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने अंकित का तुरंत इलाज शुरू कर दिया। एक डॉक्टर का कहना था कि खून बहुत बह गया है, फिर भी घबराने की बात नहीं, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अंदर डॉक्टर अंकित का इलाज कर रहे थे और जय भाग भाग कर उनके कहे अनुसार जरूरी कार्यवाही पूरी कर रहा था। मेरे पास उसके धन्यवाद के लिए शब्द ही नहीं थे। मुझे पता ही नहीं लगा कब एक युवती मेरे पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अब अंकित कैसा है? मेरे उत्तर देने से पहले ही कमरे से बाहर आते हुए जय ने बताया, अंकित अब
मुझे समझते देर नहीं लगी कि युवती मोनिका है। इतना सौम्य रूप, इतना सादा पहनावा, इतना आकर्षक व्यक्तित्व, इतनी मधुरवाणी, मैं तो उसे देखती ही रह गई। पास पास खड़े जय और मोनिका की जोड़ी इतनी अच्छी लग रही थी, मानो बने ही एक दूसरे के लिए हो। सर की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मीटिंग से जुड़ी जरूरी जानकारियां और पेपर अपनी साथी को देकर ही मैं यहाँ आ पाई हूँ। लेकिन इस सब में मुझे समय तो लगना ही था, इसलिए मैंने जय को फोन पर बताकर आपके पास भेज दिया था, मोनिका मुझे बता रही थी।